नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन में देखेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरें और देहरादून से बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं। नैनीताल हरिद्वार लोकसभा सीट पर उम्मीदवार तय किए गए हैं। नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी का नाम, हरिद्वार से हरीश रावत के बेटे को टिकट मिला। देखिए, हरिद्वार वो सीट जिसे लेकर के मंथन ये चल रहा था। कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि हरीश रावत खुद चुनावी मैदान में नजर आए, लेकिन हरीश रावत चाहते थे कि उनके बेटे को टिकट मिले। अब कांग्रेस पार्टी ने हरीश रावत के बेटे को टिकट दिया है। हरिद्वार से वीरेंद्र रावत अब आपको चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। उत्तराखंड में पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार के साथ साथ अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने में भी जुटी हुई है। इस बीच कांग्रेस ने लंबी जद्दोजहद के बाद उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड में पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। कांग्रेस ने शनिवार रात को उत्तराखंड की बची हुई 2 और सीट यानी कि हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से वीरेंद्र रावत चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी को टिकट मिला है। हरिद्वार से हरीश रावत के बेटे को टिकट दिया गया है। हरीश रावत खुद यही चाहते थे कि उनके बेटे को टिकट मिले, लेकिन पार्टी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही थी, कांग्रेस हाईकमान चाहता था कि हरिद्वार से खुद हरीश रावत चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन हरीश रावत के सामने हाईकमान को थोड़ा झुकना पड़ा और उनके बेटे को टिकट दिया गया है। नैनीताल हरिद्वार लोकसभा सीट पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। चुनाव नजदीक है, 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, तो ऐसे में समय का भी ध्यान रखा गया है और बड़ी लंबी जद्दोजहद विचार विमर्श के बाद उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए, लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने फाइनली उत्तराखंड की 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसी सीटें हॉट सीट माना जाता है और यहाँ पर तमाम चर्चा की गई, तमाम जो पार्टी के नीतियां वो लगातार देखी गई है और लगातार ही विचार विमर्श किया गया है। हालांकि जो पार्टी हाईकमान थी वो यही चाहती थी कि जो हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस सीट से लड़े, लेकिन उनका यही कहना था कि इस बार जो उनके बेटे हैं वो यहाँ से लड़ने वाले हैं, यानी वीरेंद्र रावत की वो लगातार मांग कर रहे थे। और लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार देर रात ये फैसला कांग्रेस हाईकमान ने दे ही दिया कि जो हरिद्वार सीट है यहाँ से उनके बेटे वीरेंद्र रावत लड़ेंगे। इसको लेकर जो कांग्रेस के गुट है वो भी कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे थे, क्योंकि एक गुट यही चाह रहा था या फिर कोई मैदानी यहाँ से चुनाव लड़े। लेकिन इसके बाद भी पार्टी हाईकमान ने यही निर्णय लिया है कि जो यहाँ से सीट होगी वो वीरेंद्र रावत को दी जाएगी। जी आंचल। ठीक है संजय, देखिए, जैसे कि आपने जिक्र किया कि जिस तरीके से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, ऐसे में कहीं ना कहीं यूथ में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो क्या इस नाराजगी का खामियाजा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? देखिए अचल, लगातार ही हम देख रहे हैं कि हरीश रावत से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार भी पार्टी हाईकमान का यही कहना था कि जो हरिद्वार एक ऐसी सीट है यहाँ से खुद हरीश रावत तो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसको लेकर जो पार्टी के नेता है, आला अधिकारी है, जो स्थानीय नेता है, वो भी यही चाहते थे कि जो हरीश रावत है वो खुद चुनाव लड़े। लेकिन हरीश रावत की यही मांग कि उनके जो बेटे हैं इस बार मैदान में उतर जाए। आखिरकार हुआ भी यही है कि जो उनके बेटे हैं वीरेंद्र रावत, तो वो इस बार मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन हम लगातार यह भी देख रहे हैं कि जो आपसी गुट है वो कहीं ना कहीं नाराज दिखा का खामियाजा लोकसभा चुनाव में देखा जा सकता है, क्योंकि एक गुट तो पूरी तरह जो हरीश रावत का कल काफिला निकला है उससे नाराज दिखाई दिया है और कहीं ना कहीं उनसे दूरी अभी बनाई है। जी देखिए, हरिद्वार सीट को लेकर के नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन उत्तराखंड की 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अगर बाकी 4 सीटों को लेकर के चर्चा संजय की जाए तो बाकी 4 सीटों पर जो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है उन्हें लेकर के किस तरीके का माहौल उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है?
देखिए, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस तो यही चाहती है कि जो खोई हुई सत्ता है उसे वापसी लाया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि जो एक इतिहास का जो एक मिथक था वो भी इस बार उत्तराखंड में टूट चुका था, यानी दोबारा से जो भाजपा थी वो सत्ता पर काबिज हुई है। और इस बार कांग्रेस यही चाहती है कि जो लोकसभा चुनाव है उनकी 5 सीटों पर उनकी जीत हो, क्योंकि पहले ही पार्टी हाईकमान ने 3 सीटों पर जो प्रत्याशी थे वो उतार दिए थे, लेकिन नैनीताल और हरिद्वार ऐसी हो थी कि उन पर लगातार ही मंथन चल रहा था। लेकिन अब आने वाला कल ही बताएगा, यानी आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती है और किस तरह से रणनीति। ठीक है संजय, देखिए 19 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दिया गया। अब आगे उम्मीदवार किन मुद्दों के साथ जनता के बीच पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ कांग्रेस पार्टी की रणनीति रहने वाली है? देखिए, जब जब चुनाव आते हैं, जब जब विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर अन्य चुनाव हो, हम लगातार यही देखते हैं कि जो पार्टी होती है, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, जो बड़े नेता होते हैं, वो जनता के बीच लोग निभावन वायदे लेकर पहुंचते हैं और कितना उन वायदों पर खरा उतरते हैं ये तो चुनाव जीतने के बाद अधिक हो पाता है। लेकिन इस बार हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जो मुकाबला है वो रहने वाला है। खासकर अगर हरिद्वार से बात की जाए तो यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी है वो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो हरीश रावत के बेटे यानी वीरेंद्र रावत पर कांग्रेस हाईकमान ने भरोसा किया है। और एक निर्दलीय विधायक जो उमेश कुमार है वो यहाँ से निर्दलीय लड़ रहे हैं। उसके अलावा जो बसपा के जो प्रत्याशी है वो भावना पांडे को बनाया गया है। अब देखते हैं इस मुकाबले में किस तरह से पार्टी जो होती है वो अपनी रणनीति बनाती है और विजय यानी जीत को लेकर किस तरह से आगे रणनीति तय करती है। लेकिन संजय, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इस बार का मुकाबला बेहद ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है लोकसभा चुनाव का, क्योंकि देखिए बीते दिन ही धामी के कार्यकाल को सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल को 2 साल पूरे हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो सारी योजनाएं कल गिनवाई गई जो बीजेपी की तरफ से चलाई जा रही है उत्तराखंड के विकास के लिए। जो इन 2 सालों में जो काम किए गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, वो सारे काम गिनवाए गए हैं और खासा फोकस यूसीसी को लेकर के रहा है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य जहां पर यूसीसी लागू हुआ है, तो इस मुद्दे का असर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर देखने को मिल पाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर आंचल आपका सवाल बहुत सही था, क्योंकि हमने देखा है कि कल भाजपा यानी धामी सरकार के 2 साल का जो कार्यकाल था वो पूरा हुआ है। और जिस तरह से प्रदेश में मीडिया सेंटर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि 2 साल का जो सफर था वो काफी रोमांचक रहा है। काफी जो चुनौतियां थी वो धामी सरकार के सामने आई है और उन चुनौतियों का डटकर सामना किया है। यानी कह सकते हैं कि जिस तरह से विकास कार्य रहे हैं, जो सख्त कानून धामी सरकार ने बनाए हैं, उनको लेकर भी इस चुनाव में बातें रखी जाएगी। क्योंकि हमने देखा है कि नौकरियों के हित में हो या फिर देवभूमि के हित में हो, महिलाओं के हित में हो, सख्त कानूनों पर धामी सरकार ने फैसला लिया है। यही वजह है कि इस बार का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है और मुकाबला भी डट के होने वाला है। यानी कह सकते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव पर किस तरह से सभी पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जो मुकाबला है वो काफी चुनौतीपूर्ण बिल्कुल संजय, मुकाबला बेहद ही ज्यादा दिलचस्प और चुनौती भरा रहने वाला है। लेकिन 4 जून को ही ये साबित हो पाएगा कि किसने वोटों से मात दी है। बने रहिएगा संजय, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल खबर बता देते हैं हरिद्वार से टिकट मिलने के बाद हरीश रावत ने अपने बेटे वीरेंद्र रावत के साथ रुड़की के नारसन बॉर्डर पहुंचे हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया है। जिसके बाद मंगलोर में पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन के कार्यालय पर भी उनका स्वागत किया गया है। जिसके बाद वो हरिद्वार की तरफ बढ़े, रोड शो के लिए आगे निकल गए। तो हरीश रावत बेटे के साथ कई जगह पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने शानदार स्वागत उनका किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होली के अवसर पर प्रदेशवासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की होली अपने आप में एक अनूठी पहचान रखती है। और देखिए, एक्स पर पोस्ट करके होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दी गई है। ये वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अपने एक्स पर पोस्ट किया गया है। और
उत्तराखंड वासियों को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दी गई है और कहा गया है कि होली अपने आप में एक अनूठी पहचान देवभूमि में रखती है। और अब खबर देहरादून से है, जहां बॉबी पवार ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन किया है। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार रानी राज लक्ष्मी शाह का कहना यह है कि लोकसभा चुनाव में उनकी तैयारियां पूरी है, किसी के चुनाव में आने से रिजल्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने साथ ही ये कहा कि रिजल्ट तय करेगा कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ा। वो तो देखिए, वो तो ऐसे कहने का बात है, that's nothing new. Obviously, whatever maximum we can go. I don't think any MP has gone around so much as I have. और इस बीच बदायूं डबल मर्डर से जुड़ी हुई बड़ी खबर, अहम जानकारी। मृतक बच्चों के पिता ने की आत्महत्या करने की कोशिश, अपनी ही बाइक में लगाई आग, जलती हुई बाइक पर कूदकर जान देने की कोशिश की है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर बदायूं हत्याकांड से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। मृतक बच्चों के पिता ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, अपनी ही बाइक में पहले आग लगाई, उसके बाद जलती हुई बाइक पर कूदकर जान देने की कोशिश मृतक बच्चों के पिता ने की है। बदायूं डबल मर्डर, देखिए मंगलवार के दिन ये पूरा हादसा हुआ था, जहां पर 2 मासूम बच्चों की गला काट करके हत्या कर दी जाती है। हालांकि इस पूरे मामले में 2 आरोपी थे, एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया, दूसरा आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन अभी भी बदायूं डबल मर्डर केस चर्चाओं में बना हुआ है और ये बड़ी अपडेट मिल रही है बदायूं डबल मर्डर से जुड़ी हुई कि मृतक बच्चों के पिता ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, आत्महत्या करने की कोशिश की है। दरअसल बच्चों के पिता ने क्या किया, पहले अपनी बाइक में आग लगाई, उसके बाद जलती हुई बाइक पर कूद करके जान देने की कोशिश की है। तो ये बड़ी खबर बदायूं डबल मर्डर से जुड़ी हुई इस वक्त की आपको बता रही हैं। एक बेबस पिता जिन्होंने अपने 2 मासूम बच्चों को खो दिया, वो बच्चे जो अभी तक बड़े भी नहीं हुए थे, जो अभी तक सिर्फ सपने देखना शुरू कर रहे थे। सपने देखने की उड़ान अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन उससे पहले ही उन दोनों ही मासूम बच्चों को मार दिया गया। चलिए अब फिर एक बार देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुड़की की बात कर लेते हैं। रुड़की से बड़ी खबर, कांग्रेस और बसपा को लगातार झटका मिल रहा है। दिनेश कौशिक ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। रुड़की के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं दिनेश, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। रुड़की से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस और बसपा को लगातार झटका मिल रहा है। उत्तराखंड की रुड़की से बड़ी खबर, अहम जानकारी, बसपा के कद्दावर नेता सुबोध बीजेपी में शामिल होंगे, ये जानकारी मिल पा रही है। सैकड़ों समर्थकों के साथ आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दिनेश कौशिक ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि रुड़की के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं दिनेश, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बसपा का अगर जिक्र किया जाए तो बसपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं सुबोध, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी सैकड़ों समर्थकों के साथ ज्वाइन करेंगे। पर इस वक्त आपको बता रहे हैं कांग्रेस और बसपा को लगातार झटके मिल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जब जिक्र आता है तो जहन में यही आता है कि कोई ऐसा राज्य बचा है जहां पर कांग्रेस पार्टी में टूट ना हुई हो, क्योंकि किसी भी राज्य में नजर डाल ले, हर एक राज्य ऐसा है जहां पर कांग्रेस पार्टी में टूट पड़ती हुई नजर आ रही है। एक एक कर सभी
साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब उत्तराखंड में भी यही देखने को मिल रहा है। दिनेश कौशिक ने इस्तीफा दिया है। रुड़की के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है दिनेश, जो कि अब इस्तीफा दे चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। यहां पर भी कांग्रेस के एक साथी ने साथ छोड़ दिया। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, कांग्रेस और बसपा को एक बड़ा झटका देवभूमि उत्तराखंड में लगा है। दोनों के एक एक साथी साथ छोड़ गए हैं। देखिए, लगातार ही लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां पूरी तरह जोरों शोरों पर है। वहीं लगातार जो अन्य पार्टियां हैं, यानी भाजपा और जो कांग्रेस है, उसे एक के बाद एक झटका मिल रहा है। कल ही हमने देखा है जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे अर्जुन ठाकुर, उन्होंने जहां भाजपा ज्वाइन की है, तो वहीं आज फिर एक बार जो बसपा के नेता हैं और उन्होंने भाजपा ज्वाइन करने की घोषणा कर दी है। यानी कह सकते हैं कि एक के बाद एक जो कांग्रेस है, कांग्रेस को लगातार झटका मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो पार्टी नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, वो यही चाहते थे कि जो इस बार लोकसभा का टिकट होगा वो के मन चाहे प्रत्याशी को होगा। उनका ये भी कहना था कि हरीश रावत खुद लड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद हरीश रावत ने अपनी मनमानी कर अपने बेटे का टिकट कराया है। उसके बाद से ही लगातार जो गुटबाजी की राजनीति है वो देखने को मिल रही है। एक के बाद एक जो नेता है वो कांग्रेस का साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। आंचल, ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बड़ा झटका रुड़की में कांग्रेस पार्टी और बसपा को लगा है। कांग्रेस और बसपा को लगातार झटके मिल रहे हैं, क्योंकि उनका कुनबा घटता जा रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। सरकार के 2 साल पूरे होने पर आज अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बीते 2 साल में सरकार की बड़ी उपलब्धियों का बखान मीडिया के सामने किया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सरकार ने जो 48 गारंटियां जनता को दी थी उसे पूरा कर लिया गया है और उन पर काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे इसके साथ ये भी कहा है कि उत्तराखंड वो पहला राज्य जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हुआ है, पूरे देश में मिसाल पेश की है। सरकार के आज 2 साल पूर्ण हुए हैं और इन 2 वर्षों में 48 गारंटी जो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी सरकार ने जो है जनमानस को दिए थे उसको पूर्ण करने का काम किया है। हमने पूरे देश के लिए नज़ीर प्रस्तुत हो सके और ऐसा कानून उत्तराखंड में निर्माण हुआ है। यूसीसी जैसा महत्वपूर्ण कानून यानी कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता जनता को समर्पित हुआ है। नकल युवाओं के लिए नकल रोधी कानून जनता को समर्पित हुआ है और युवाओं के लिए ही 4% का स्पोर्ट्स रिजर्वेशन उनको समर्पित हुआ है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% का आरक्षण उनको समर्पित हुआ है। मातृशक्ति के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण उनको समर्पित हुआ है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, धामी सरकार के 2 साल पूरे। बीजेओ महानगर की तरफ से कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को श्रद्धांजलि दी। 2 वर्षों में 48 तो बीते दिन धामी सरकार के कार्यकाल को 2 साल पूरे हो गए थे। ऐसे में जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 2 साल पहले किए गए सभी वायदों और संकल्प को पूरा करने में सफल रही है। हजारों करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, पेपर लीक, दंगों से जुड़े सभी मामले खत्म करने की कोशिश की जा रही है। राज्य में सख्त कानून बना करके उन्होंने आगे ये कहा है कि उत्तराखंड को पूरी दुनिया में देवभूमि के नाम से जाना जाता है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा कि 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने हैं और ऐसे में मतदान के दिन भारी संख्या में जाकर के बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हरिद्वार में बीजेपी उम्मीदवार भारी बहुमत से जीते थे। उन्होंने इस चुनाव में भी सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ने और विकास के लिए काम करने का आह्वान किया है। आगे उनकी तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार ने बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए कई योजनाओं को आगे बढ़ाया है।
खबर लक्सर से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने होली मिलन समारोह में शामिल होकर के होली खेली। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनवाते हैं। सहयोग से अनेकों काम उत्तराखंड में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में स्वीकृत हुए हैं। आज देश के अंदर इस बात की चर्चा नहीं है कि सरकार किसकी बनने वाली है। हर एक व्यक्ति जानता है कि सरकार दोबारा से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली है, वही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उसी प्रकार उत्तराखंड में भी इस बात की चर्चा नहीं है कि ये 5 सीटें कौन जीतेगा। सबको पता है 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चर्चा इस बात की है कि कितने अंतर से कौन सी सीट जीतेंगे। हमारा है कि 5 सीटें बड़े अंतर से जीतेगी भाजपा। सीएम साहब, 2 साल का कार्यकाल आपकी सरकार को हो गया है, उसमें जो बड़े काम आपने किए हैं, आने वाले 3 साल के लिए आपने और क्या एजेंडा तय किया है? देखिए, 2 सालों में बहुत सारे हमने निर्णय लिए हैं, कठोर निर्णय लिए हैं, राज्य के हित में निर्णय लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे काम करे हैं। जोशीमठ जैसी आपदा जो हमारे लिए बहुत कठिन समय था। और फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।